का स्वागत करता हूँ। आज हम यूनिट 204 में हमारा टॉपिक है फिल्टर्स का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिल्टर्स की आवश्यकता किस प्रकार से होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेक्टिफायर के आउटपुट में हम फिल्टर को लगाते हैं। जैसे ये हमने रेक्टिफायर है, इसके आउटपुट में हमने फिल्टर को लगाया है। और फिल्टर बेसिकली उसमें से एसी जो रिपल कंपोनेंट होता है उसको रिमूव करके उसे प्योर डीसी की फॉर्म में अवेलेबल करवाता है। फिल्टर के आउटपुट से का जो आउटपुट होता है उसे अगर हम आईसी रेगुलेटर यानी रेगुलेशन करें हम आईसी के थ्रू, तो हमें और भी शुद्ध डीसी की प्राप्ति होती है। फिलहाल हमें इन फिल्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि मुझे कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि इंग्लिश मीडियम में भी हम कक्षाएं लें, तो मैं कुछ आपको इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश के थ्रू भी मैं इसका वर्णन करूंगा। तो हम ये जैसे कि हमने एक फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर यहाँ प्रदर्शित किया है, जिसके आगे यहाँ कैपेसिटर फिल्टर लगाया हुआ है। अच्छा, इससे पहले अब हम ये देखें कि जो ट्रांसफार्मर से जो भी एसी आती है उसे हम रेक्टिफायर के थ्रू पहले एक यूनि डायरेक्शनल बना रहे हैं और उसके बाद फिल्टर के थ्रू उसे डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। So now this figure is showing a filtered output in which some ripple component is also shown on the surface of these peaks of sine wave. Now it is a typical voltage. It has a DC value and some AC variation, that is ripple. Although a battery has a constant or DC output voltage, the DC voltage derived from an AC voltage signal by rectifying and filtering will have some AC variation, that is called ripple. The smaller the AC variation with respect to the DC level, the better the filter circuit operation will be. So now through in this formula you can see ripple factor R is defined as RMS value of AC ripple component divided by DC voltage. So this is the formula. It in percentage you can convert it. आप इसको बदल सकते हैं परसेंटेज में भी। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम आरएमएस एसी रिपल कंपोनेंट जो है वो 1.5 वोल्ट है और डीसी वोल्टेज 25 वोल्ट है, तो रिपल हमारा 6% हो जाएगा। ना व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन? वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि नो लोड पे वोल्टेज, यानी कि जब कोई लोड कनेक्टेड नहीं हो उस वक्त आउटपुट में क्या वोल्टेज आ रहा है, दैट इज वी एन एल माइनस वी एफ एल यानी फुल लोड पर वोल्टेज डिवाइडेड बाय वी एफ एल यानी फुल लोड पर वोल्टेज, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके। तो हम एक टिपिकल एग्जांपल ले लें, जैसे कि वोल्टेज रेगुलेशन का, कि मान लीजिए एक डीसी वोल्टेज सप्लाई है जो कि 60 वोल्ट सप्लाई करती है जब आउटपुट अनलोडेड है, और जब इस सप्लाई को एक लोड से कनेक्ट किया जाता है तो आउटपुट जो है वो ड्रॉप हो जाता है 56 वोल्ट तक। तो हमें गणना क्या करनी है? वोल्टेज रेगुलेशन की गणना करनी है। तो वो हम इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमें 7.1% प्राप्त हो रहा है। If the value of full load voltage is the same as the no load voltage, then the regulation calculate will be 0%, which is the best expectation. मतलब हम ये चाहते हैं कि किसी पावर सप्लाई का जो मतलब फिल्ट्रेशन के बाद में जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 0% हो, तो ये डिजायर्ड होता है, अच्छा होता है। नाउ what about percentage ripple factor of half wave rectified signal? It will be 1.21, or you can say 1 to 121%, यानी कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 121% उसका रिपल फैक्टर होता है। और हम जानते हैं कि एक फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज जो
होता है उसकी डीसी वैल्यू कितनी होती है 2 Vm अपॉन पाई, यानी कि 0.636 Vm। तो उसके अकॉर्डिंग जो अगर हम कैलकुलेट करें तो फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल के लिए जो रिपल फैक्टर है उसकी वैल्यू 48% यानी कि 0.48 आती है। फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल जो है उसकी रिपल कम होती है, जबकि हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल की रिपल ज़्यादा होती है, इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फ़िल्टर लगाना बेटर है और बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब हम जैसे कैपेसिटर फ़िल्टर के बारे में देखें तो ये एक जैसे हमारा ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, सेंटर टैप्ड है, तो यहाँ हमने आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये कैपेसिटर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये वेवफॉर्म मिलती है, यानी कि ये वीसी जो है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है ये वाला, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को दिखाया है। तो ये जो हल्के डॉटेड जो ग्रे कलर में दिखाई दे रही है वो तो हमारी साइन वेव है, और जो इसके सरफेस पर सतह पर जो ब्लू कलर से ये जो उर्मिका की तरह दिख रहा है, लहरों की तरह दिख रहा है, इसे हम रिपल कहते हैं। तो ये इसके बीच का जो टाइमिंग अंतराल है वो भी नोट करने लायक है, और जो इनकी वैल्यू होती है उसे हम वी आर पी 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 यानी पीक टू पीक, पी पी का अर्थ है पीक टू पीक, और वी एम क्या है उसका शिखर मान, जबकि वी डी सी क्या है इसका औसत यानी कि माध्य मान। Now this circuit shows a waveform across a capacitor filter. So time T1 is the time duration which diodes of the full wave rectifier conduct. Like इसके इस T1 के दौरान डायोड्स कंडक्ट होते हैं। चार्जिंग द कैपेसिटर अप टू द, और ये जो है कैपेसिटर को कहाँ तक चार्ज करते हैं, पीक रेक्टिफायर वोल्टेज Vm तक चार्ज करते हैं। और जिसमें टाइम T2 है वो कौन सा टाइम इंटरवल है, T2 is the time interval during which the rectifier voltage drops below the peak voltage and the capacitor discharges through the load. Since the charge discharge cycle occurs for each half cycle for a full wave rectifier, the period of rectified waveform is T upon 2, यानी one half the input signal frequency. The filtered voltage as shown in the figure, it shows the output waveform to have a DC level VDC. Now the value of ripple voltage, ripple RMS VR, this will be IDC, DC voltage of the current, DC value of the current upon 4 under root 3 FC is equal to 2.4 IDC upon C, which can also be written as 2.4 VDC upon CRL. Here capacitor for this formula, capacitor in the range of microfarad, IDC is in range of milliampere, and load resistance is of order of kilo ohm. So now if we have some example and we put the values, suppose VDC is given 50 volts and see this suppose this IDC is given 50 milliampere, and you can say if the capacitor C value is given 100 microfarad in 100 mu f, then you can calculate the RMS voltage VR will be 1.2 volt. This will be the ripple voltage, and VDC is given also by Vm minus IDC upon 4 FC, where F is the frequency of filter capacitor ripple will be R will be equal to 2.4 IDC upon CVDC, which can also be written like this. Now, how does this capacitor filter work? That जैसे भी कोई AC कंपोनेंट इधर आता है, तो चूंकि कैपेसिटर जो है वो AC के को बाईपास कर देता है, यानी कि कैपेसिटर से होकर के हमारी जो AC है वो आसानी से पास हो जाती है, जबकि ये DC को ब्लॉक कर देता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी AC कंपोनेंट आएंगे इधर से आने वाले, वो वाया कैपेसिटर के
थ्रू वापस यहाँ ट्रांसफार्मर की तरफ चले जाएंगे, सोर्स की तरफ चले जाएंगे, जबकि लोड रेजिस्टेंस में हमें क्या मिलेगा, केवल डीसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भी डीसी आ रही है वो कैपेसिटर की तरफ, यहाँ से जो डीसी आ रही है वो इस तरफ कैपेसिटर की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि ये इसकी इनहेरेंट नेचर है कि ये डीसी को ब्लॉक कर देता है, कैपेसिटर ब्लॉक करता है। जबकि लोड रेजिस्टेंस के थ्रू डीसी फ्लो हो सकती है, इसलिए हमें लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस केवल डीसी वोल्टेज मिलेगा, यानी हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस सफल हो रहा है। Now this figure shows the current through the diode. You can see for the period duration t1, we due to the capacitor we have some spikes. So these are the current spikes through the diodes, and there is a gap between these spikes. हम यहाँ देखें कि हम इसको पाई फिल्टर की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कि दो कैपेसिटर्स शंट यानी पैरेलल में लगे हुए हैं, जबकि यहाँ एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये जो हमने एडिशनल आरसी सर्किट लगा दिया, इसकी वजह से ये पाई फिल्टर की फॉर्म में आ जाता है। The purpose of the additional RC section is to pass most of the DC component while attenuating and reducing as much of the AC component as possible.